Hello everyone, welcome to the Victory IS. I am Yunish Ali. So in our 2 years current affairs series, we are going to take up the topics from the banking, and in banking especially we will be taking about the current affair related to the loans sector. So let's start with. So the first news article is about the RBI guidelines on default loss guarantee. तो ये क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी परमिट कर दिया आपका जो फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी अरेंजमेंट को बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज़ जैसे कि आपके बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, और जो आपके लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में, टू स्ट्रेंथन द डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम एंड मिटिगेट द क्रेडिट रिस्क। ये बेसिकली है क्या? देखिए, फॉर एग्जांपल एक आदमी है ए और एक है बी। ए ने क्या करा? बी को कुछ पैसे लैंड करे, ठीक है, लेट्स से 100 रुपये। बट बी क्या कर रहा है? इसको 100 रुपये वापस देगा नहीं देगा इसकी गारंटी तो हमें चाहिए, क्योंकि अगर ये इसको 100 रुपये वापस नहीं करता है तो ए का क्या हो गया? लॉस हो रहा है। यानी कि जब बी डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो ए का लॉस हो रहा है। तो ए क्या कर रहा है? अपने इस क्रेडिट जो इसने दिया है इसको सेव करने के लिए, उसको हेज करने के लिए वो एक थर्ड पार्टी के पास जाता है और थर्ड पार्टी से कहता है कि भाई मैंने इसको कुछ 100 रुपये लैंड करे हैं एंड आई हैव अ डाउट कि ये मुझे पैसा वापस दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो क्या आप इसकी गारंटी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? तो ये मैकेनिज्म होता है आपका। तो रिजर्व बैंक ने इस चीज़ को परमिट कर दिया आपके फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी अरेंजमेंट को। तो की कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला आपका था सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? अ क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर स्ट्रक्चर वेयर द लेंडर हेजेस द क्रेडिट एक्सपोजर थ्रू क्रेडिट डेरिवेटिव्स और गारंटीज वाइल रिटेनिंग द लोन्स ऑन इट्स बैलेंस शीट। तो जैसे हमने का देखा था, तो जो आपका ए था उसने अपने क्रेडिट को क्या किया? हैजिंग कर ली बाय टेकिंग अ गारंटी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन और आपका जो क्रेडिट डेरिवेटिव्स के बेस में, उसी को हम लोग क्या करें? सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन करें। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा डिफॉल्ट लॉस गारंटी। ये क्या है? ये है आपका क्रेडिट रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म है, जिसमें आपकी जो थर्ड पार्टी है एलएसपी और अनदर रेगुलेटिंग एंटिटी ये गारंटी देते हैं टू कंपनसेट द लेंडर फॉर द प्री डिफाइंड परसेंटेज ऑफ लॉसेस इन लोन पोर्टफोलियो। तो मान लीजिए 100 रुपये दिए, उसने कहा कि भाई इसका 5% मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको लौटा दूंगा अगर ये नहीं लौटाता है तो एक तरीके से हमने अपना जो क्रेडिट है उसका रिस्क शेयर कर लिया है। इसको हम लोग कहेंगे डिफॉल्ट लॉस गारंटी मैकेनिज्म। तो क्या की प्रोविजंस हैं हमारे अभी जो आरबीआई ने गाइडलाइंस को किया है? तो इसमें जो आपके डीएलजी कवर्स कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो। तो यानी कि आपके जो लोन पोर्टफोलियो है उसका 5% से ज़्यादा का कवर नहीं देगा डीएलजी। जो आपके रेगुलेटिंग एंटिटीज़ हैं वो अपने क्लासीफाई करेंगे एनपीएस को और मेक प्रोविजंस इंडिपेंडेंटली। उसका जिन्होंने जो लोन दिया है उसकी प्रोविजनिंग वो अलग से करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमने मान लीजिए थर्ड पार्टी से कहा है कि आप हमें गारंटी दे रहे हो तो हमने प्रोविजनिंग करना छोड़ दिया है, हम लोग उसकी प्रोविजन करेंगे इंडिपेंडेंटली इवन अंडर डीएलजी कवर। फिर एक बोर्ड होगा जो अप्रूव करेगा पॉलिसी को विच इज़ मैंडेटरी बिफोर एंटरिंग इनटू सच अरेंजमेंट। तो आप ऐसा नहीं है कि किसी का अकेले का मन करा और आप इसमें अरेंजमेंट में आप एंटर कर गए। एक बोर्ड होगा जो अप्रूव करेगा इस पॉलिसी को। फिर डीएलजी कैन नॉट सब्सटीट्यूट द क्रेडिट अप्रेजल एंड रोबस्ट अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड मस्ट बी मेंटेन। तो डीएलजी क्या नहीं कर सकता है? आपके जो क्रेडिट अप्रेजल है इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? तो ये हमारी जो डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा और ये हमारी फिनटेक कोलैबोरेशन को प्रमोट करेगा। इसके साथ हमारा जो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर है उस जो बैंक्स और एनबीएफसीज का है उसको ये रिड्यूस कर रहा है और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस एनहांस कर रहा है और ऑपरेशनल डिसिप्लिन जो डिजिटल लैंडिंग में उसको ये प्रमोट कर रहा है। बट कुछ चैलेंजेस हम लोग इसमें भी देखेंगे। तो कैसे चैलेंजेस हम लोग देख सकते हैं? सबसे पहला चैलेंज कि आपका एक पॉसिबल मॉरल हजार्ड आ सकता है, क्योंकि आपका जो एलएसपी है वो क्या कर सकता है? वो ज़्यादा लैंडिंग रिस्क ले सकता है अंडर गारंटी कवर। फिर इसकी जो मॉनिटरिंग और वैल्यूएशन है, जो आपके लॉस आपकी जो गारंटी दे रहा है उसमें इंक्रीज होगा, कंप्लायंस बर्डन को ये इंक्रीज कर देगा। फिर आपके जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो कि आपके रिस्क ट्रांसफर असेसमेंट है वो काफ़ी ऑब्सक्योर है ट्रू क्रेडिट रिस्क। तो हमें एग्जैक्ट क्या है हमें नहीं पता चल पाएगा। तो वे फॉरवर्ड्स क्या है हमारे? सबसे पहले हमें एक यूनिफॉर्म रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाना होगा डीएलजी के लिए।
हमें ट्रांसपेरेंसी थ्रू पीरियोडिक डिस्क्लोजर ऑफ द गारंटेड पोर्टफोलियो हमें इंश्योर एनहेंस करनी होगी। फिर हमें प्रमोट करना होगा क्रेडिट रिस्क और एनालिटिक्स यूजिंग फिनटेक एंड एआई टूल्स को हम लोग यूज़ करेंगे। यूपीएससी रिलेवेंस अगर हम देखें इस टॉपिक का तो प्रीलिम्स में आपसे एफएलडीजी की मीनिंग, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन की मीनिंग पूछी जा सकती है। आरबीआई का क्या रोल है इन रेगुलेटिंग द डिजिटल लैंडिंग एंड एनबीएफसीज। मीन्स जीएस 3 पेपर 3 में इसका रिलेवेंस है। फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ फिनटेक इन क्रेडिट इंक्लूजन, रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म इन इंडियाज डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। तो इस टाइप पे आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, तो जो आपका आईबीबी है यानी कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो क्या करेगा, अब आपका जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है उसका एक कॉमन पैनल फॉर्म करने वाला है। तो न्यूज़ क्या है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया विल प्रिपेयर अ कॉमन पैनल ऑफ रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स टू स्ट्रीमलाइन द अपॉइंटमेंट अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। तो की हाइलाइट्स क्या हैं इसकी आपकी, तो एक हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एक कॉमन पैनल को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक हमारे प्री अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड आईपीज होंगे विच विल बी शेयर्ड विद द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर द अपॉइंटमेंट एज इंटरीम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, लिक्विडेटर्स एंड बैंक्रप्सी ट्रस्टी। तो बेसिकली आपने देखा होगा जो हमारा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है इसमें एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो ये बस ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, पहले से एक पैनल बना के रखेंगे जो रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, उसमें से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स होगा वो अपॉइंट करती चली जाएगी। इससे पहले क्या मैकेनिज्म होता था, इसमें पहले मैकेनिज्म ये था कि जो आईबीबी है दे कुड रिकमेंड द आईपी ओनली आफ्टर रिसीविंग द स्पेसिफिक रेफरेंस फ्रॉम द एनसीएलटी। अब जो नया सिस्टम आया है उसमें क्या है, दैट विल अलाउ एडवांस सिलेक्शंस इंप्रूविंग स्पीड एंड एफिशिएंसी इन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले से एक लिस्ट जो रजिस्टर्ड आईपीज है उनको बना कर रखेंगे तो हमारा प्रोसेस जो अपॉइंटमेंट का वो जल्दी हो जाएगा, हमारे पास जल्दी हम लोग उसको अपॉइंट कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ेगी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस की। तो उसमें डिलेज नहीं आएंगे कि हमें इंसॉल्वेंसी करवाना है लेकिन हमें मान के चलो कि हमारा अभी तक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट ही नहीं हुआ, तो आगे तो चीज़ कार्रवाई बढ़ी नहीं पाएगी ना, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये आईबीबीआई ने ये डिसाइड करा है कि हम लोग एक कॉमन पैनल बनाएंगे। तो अब लोग देखते हैं जो आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं। तो ये आपके इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं विद आईबीबीआई, जो मैनेज करते हैं आपकी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स को। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो आपके डेप्टर्स हैं उनके अफेयर्स को मैनेज करना, यानी कि जिस पे कर्ज है उसके जो अफेयर कंपनी है अगर वो सही से नहीं चल पा रही है, जो उसी वजह से वो लोन नहीं रिपे कर पा रहा है, तो उस अफेयर्स को वो वही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही मैनेज करते हैं। फिर कलेक्टिंग एंड वेरीफाइंग द क्लेम्स, तो जो भी आपके क्लेम्स हैं उसको कलेक्ट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि ये सही है कि गलत है। फिर कोऑर्डिनेटिंग विद द क्रेडिटर्स, जो आपके क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने आपको लोन दिया है उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर इम्प्लीमेंटिंग द रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन प्लान, तो आपके जो भी लिक्विडेशन प्लान है या फिर रेजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, जो हम कॉमन पैनल बना रहे हैं इसकी, ये स्ट्रीमलाइन करेगा आपके जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है अंडर आईबीसी को। फिर ये जो आपके प्रोसीजरल डिलेज हैं और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस हैं उसको रिड्यूस करेगा। फिर ये हमारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करेगा इन इंसॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में। ये हमारा जो सपोर्ट करेगा फास्टर टर्नअराउंड टाइम को एंड क्रिटिकली फॉर इम्प्रूविंग द इंडियाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड क्रेडिट रिकवरी इन्वायरमेंट। तो जब हमारी रिकवरी अच्छी होगी तो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी सुधरेगी, उसको इम्प्रूव भी ये करने में हेल्प करेगा। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। सबसे पहला चैलेंज आएगा कि टू एंश्योर द यूनिफॉर्म कॉम्पिटेंस ऑफ आईपीज अक्रॉस सेक्टर्स रिमेन्स अ कंसर्न। सेकेंड, द रिस्क ऑफ ओवरबर्डनिंग ऑफ फ्यू प्रोफेशनल इन हाई वैल्यू केसेस। तो इसमें ये क्या होगा कि जो हाई वैल्यू केसेस हैं उसमें आप क्या करोगे, कुछ ही प्रोफेशनल मतलब जो बेस्ट हैं आप उनको हर कोई लेने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, उन पर ओवरबर्डन हो जाएगा। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, नीड फॉर द कंटिन्यूअस स्किल अपग्रेडेशन एंड ओवरसाइट टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें कंटिन्यूअस स्किल अपग्रेडेशन और ओवरसाइट्स हमें इंश्योर करनी पड़ेगी। वे फॉरवर्ड क्या है,
हम लोग एक परफॉर्मेंस बेस्ड रेटिंग सिस्टम बना सकते हैं फॉर आईपीएस। तो यानी कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी हाई रेटिंग्स हो जाएंगी, उसी के बेस पर उनको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग और एथिकल स्टैंडर्ड उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग और बैलेंस्ड एलोकेशन ऑफ केसेस को इंश्योर कर सकते हैं। यूपीएससी रिलेवेंस की अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो प्रीलिम्स में क्या रिलेवेंस है इसका, तो सबसे पहले आएगा आपका रोल ऑफ आईबीबीआई एंड एनसीएलटी अंडर आईबीसी 2016। फंक्शंस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उनके क्या क्या फंक्शंस हैं उस पर सवाल बनाया जा सकता है। मेंस जीएस 3 में क्या इसके रिलेवेंस है, किस टाइप से इसको पूछा जा सकता है, जैसे इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंसॉल्वेंसी मैनेजमेंट, आईबीसी रिफॉर्म्स फॉर इंप्रूविंग द क्रेडिट डिसिप्लिन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। Let's move to our next news article, that is National Asset Reconstruction Company Limited, तो NARCL। तो बेसिकली ये क्या होती हैं आपकी, तो आपने देखा होगा जो बैंक्स होती हैं, बैंक्स क्या करती है, लोन देती हैं, और वो लोन जब वापस नहीं आता है, जब वो एनपीए बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो बैड लोन्स बन जाते हैं। अब बैड लोन्स बन जाने की वजह से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बैंक्स हैं उसकी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। उन्होंने कुछ लोन्स के प्रोविजंस कर रखे होंगे, तो वो सारा पैसा क्या हो रहा है, चोक हो रहा है, वो यूज़ नहीं कर पा रहे। तो हम लोग ने क्या मैकेनिज्म बनाया कि हम लोग एक अलग से बैंक बनाएंगे, एक अलग से कंपनी बनाएंगे। वो क्या करेगी, इन बैंक्स के बैड लोन्स को खरीद लेगी और उन बैंक्स को फ्री कर देगी। भाई अब आपको इस बैंक लोन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी लॉस वगैरह जो था हमने आपको पे कर दे, ये लोन की अब रिकवरी हमारी जिम्मेदारी। तो ये होती है आपकी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, इट हैज़ रिन्यूड इज सोवरेन गारंटी फॉर द NARCL, तो फैसिलिटिंग द एक्विजिशन ऑफ बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड एडिंग द क्लीन अप ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो NARCL को भी तो पैसा वगैरह कहीं से चाहिए होगा, तो उसकी कहाँ से सोवरेन गारंटी दे रहा है, वो दे रही है गवर्नमेंट, तो उसको उसने रिन्यू कर दिया। ये है आपकी। तो अबाउट NARCL देखते हैं, तो ये इस्टेब्लिश करी गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन बैंक्स हैं और इसमें जो मेजोरिटी ओनरशिप है वो है 51% ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपके लेगेसी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, यानी कि जो 500 करोड़ और उसके अबव के जो आपके लोन्स हैं उसको एक्वायर करती है, कंसोलिडेट करती है, ताकि बैंक्स की बैलेंस शीट हम लोग इम्प्रूव कर सकें, साफ कर सकें। ये इनकॉर्पोरेट कैसे हुई है, तो ये इनकॉर्पोरेट हुई है आपकी कंपनीज एक्ट, और जो कि रजिस्टर्ड with RBI as a asset reconstruction company under SARFAESI Act 2002। फंक्शन क्या होते हैं, ये आपके परचेज करते हैं एनपीएस फ्रॉम द बैंक, डिटरमाइन करते हैं वैल्यूएशन एंड रीसेल ऑफ दोज एनपीएस टू द पोटेंशियल बायर्स और इन्वेस्टर्स, यानी कि जो एनपीएस लिए हैं उसकी कितनी वैल्यू है और रीसेल वैल्यू क्या है, उसके बाद जो उसको खरीद सकते हैं बायर्स और इन्वेस्टर्स, उनको ये सेल करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है आपका, तो ये फ्री बैंक कैपिटल जो होता है, जो कि लॉक्ड हो जाता है इन एनपीएस फॉर द प्रोडक्टिव लैंडिंग, वो फ्री करता है। फिर ये आपके बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ को एनहांस करेगा और क्रेडिट फ्लो को बढ़ाएगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को प्रमोट करेगा। फिर आपके जो गवर्नमेंट्स का बैड बैंक फ्रेमवर्क है उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जिससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है उसका फास्टर रेजोल्यूशन कर रहा है। चैलेंजेस क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, तो वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स रह सकता है बिटवीन बैंक्स एंड NARC, जिससे क्या होगा, डिलेज ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक कुछ और वैल्यूएशन बताएगी, NARCL कुछ और वैल्यूएशन बताएगी, जिस वजह से क्या होगा, डिलेज हो जाएंगे। फिर रिकवरी फ्रॉम द लार्ज एनपीएस रिमेन अनसर्टेन ड्यू टू द वीक सेकेंडरी मार्केट्स, क्योंकि आपने एनपीए तो ले लिया 500 करोड़ से ज़्यादा का, लेकिन इतने बड़े लोन को रीसेल करना, जो आपकी सेकेंडरी मार्केट है वो वैसे ही वीक है, तो क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यही अपने आप में चैलेंज है। फिर डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट गारंटीज मी अफेक्ट लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, तो अभी हमने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, इसकी सोवरेन गारंटी दी है, तो अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। तो लॉन्ग टर्म इस पर क्या होगा, इसकी वायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई अगर आपका खुद का सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल नहीं है तो ये बैड बैंक्स कैसे काम करेंगे, आप बार बार सरकार से थोड़ी ना गारंटी लेते रहोगे, तो ये एक आपका चैलेंज आएगा। फिर आता है आपका रिस्क ऑफ मॉरल हजार्ड इफ बैंक्स एक्सपेक्ट द बेल आउट्स इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग क्रेडिट डिसिप्लिन। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो बैंक्स को पता है कि भाई एक NARCL बना हुआ है, तो भाई हम लोग क्यों लोन को रिकवरी करने में इतना वो सब करें, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको बेच देंगे NARCL को, वो खरीद लेंगे, वो जाने। तो इससे क्या होगा, आपके जो क्रेडिट डिसिप्लिन है वो खराब कर रहे हैं ये लोग, यानी कि मोरल हजार्ड क्रिएट कर रहे हैं बैंक्स पर, तो ये एक रिस्क है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है
कि हमारा जो रेजोल्यूशन एफिशिएंसीज हैं और ट्रांसपेरेंसी है एसेट वैल्यूएशन में, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें। फिर हमारी जो सेकेंडरी मार्केट है उसको रोबस्ट करें फॉर एनपीएस। इंश्योर करें जो आपके प्रोफेशनल मैनेजमेंट और टाइम बाउंड रिकवरीज हों आपकी। यूपीएससी रिलेवेंस देखें इस टॉपिक का, तो प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है, एनएआरसीएस सेटअप के बारे में। फिर इसकी ओनरशिप, स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप टू द सर्फेसी एक्ट, ये आपसे सवाल बनाए जा सकते हैं। मेंस जीएस3 में क्या इसमें बना इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि मेजर्स टू एड्रेस द एनपीएस एंड स्ट्रेंथन द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, रोल ऑफ बैड बैंक्स इन इम्प्रूविंग द क्रेडिट फ्लो एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। Let's move to our next news article. So next news article is about RBI mandated the flexible option for the personal loan borrowers. तो बेसिकली होता क्या है, जो आप पर्सनल लोन लेते हो उस पर क्या होता है, आपका एक इंटरेस्ट रेट होता है। तो अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, आप देखते होंगे बैंक्स के इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। आरबीआई अपनी रेपो रेट वगैरह चेंज करते हैं, उस हिसाब से बैंक्स भी अपने रेपो इंटरेस्ट रेट को चेंज करेगी। कभी वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएंगे, कभी ये कम हो जाएंगे। बट अगर मान लीजिए आपने फिक्स्ड रेट पर आपने पर्सनल लोन ले रखा है, बट आपको रियलाइज़ होता है कि यार अब क्या है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो अब आप इस वाले इंटरेस्ट रेट पर अगर आप लेते लोन, या फिर आपको ये अगर ये इंटरेस्ट मिल जाए तो आपको कम आपका फ़ायदा हो जाएगा। वाइसे वर्सा हो सकता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो आपको नुकसान हो सकता है ना, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इन टाइप की चीज़ों के लिए करने के लिए आरबीआई ने एक मैंडेट करा है कि आपके फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आपके बनाए जाएंगे फॉर द पर्सनल लोन बोरोवर्स के लिए। तो आरबीआई हैज मैंडेटेड दैट ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज, बैंक्स एंड एनबीएफसी मस्ट गिव पर्सनल लोन बोरोवर्स द ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम द फ्लोटिंग टू द फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट regimes during the rate resets, and transparency communicates all changes in EMIs and loan tenures. तो यानी कि आपके जो बैंक्स हैं वो आपको एक ऑप्शन देगी कि आप फ्लोटिंग रेट भी रख सकते हो या फिर फिक्स्ड रेट भी रख सकते हो, आपके पास चॉइस है। तो इसमें जो भी रिस्क वगैरह है, मार्केट रिस्क, वो आप एनालाइज करो, यानी कस्टमर के पास आपके पास चॉइस दे दी गई है। अब इसके क्या की प्रोविजंस हैं, तो जो बोरोवर्स हैं उसको क्या क्या चीज़ें आपको मस्ट बी ऑफर्ड, क्या क्या ऑफर होनी चाहिए। सबसे पहला स्विच ऑप्शन उनको मिलना चाहिए फ्रॉम फ्लोटिंग टू द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट द रीसेट पॉइंट्स। फिर चॉइस टू ईदर इंक्रीज द ईएमआईज और एक्सटेंड द लोन टेन्योर अपॉन द रेट चेंज, मतलब अगर आपका रेट चेंज हो जाता है तो अब आपको ईएमआई को बढ़ाना है या फिर आपके जो लोन का टेन्योर उसको एक्सटेंड करना है, इसकी भी चॉइस आपको बोरोवर को देनी होगी। लैंडर्स को क्या करना होगा, द लैंडर्स मस्ट क्लियरली डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ द बेंचमार्क चेंजेस ऑन ईएमआई एंड ईएमआई टेन्योर, यानी कि आपके जो इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी ईएमआई पर और आपके टेन्योर पे, ये आपको क्लियरली डिस्क्लोज करना होगा। फिर रिवाइज रीपेमेंट शेड्यूल आफ्टर एवरी रीसेट, तो आपने जो रीसेट करा है उसके बाद आपका जो रीपेमेंट शेड्यूल जो रिवाइज हो गया वो भी आपको बना के देना होगा। एंड इट विल अप्लाइज टू द बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन, यानी कि अगर आपने पहले भी ले रखा है तब भी उस पर भी ये अप्लाई होगा, ये कहना चाह रहा है। इससे आप एडवांटेजेस क्या मिलेंगी, तो जो आपके बोरोवर्स हैं वो एम्पावर होंगे विद इन्फॉर्म फाइनेंशियल चॉइसेस। दूसरा, ये कर्ब करेगा लैंडर्स के माल प्रैक्टिसेस इन अननोटिफाइड ईएमआईज और टेन्योर चेंजेस, यानी कि जो आपके लैंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं या फिर जो भी हैं जहाँ से आपने लोन लिया है, वो क्या करते हैं, आपको अननोटिफाइड ईएमआईज लगा देते हैं, आपको बताते ही नहीं है, या फिर आपके टेन्योर चेंज कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियरली आपको सारी ट्रांसपेरेंट चीज़ें मिलेंगी। फिर ये स्ट्रेंथन करेगा आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी को। ये अलाइन करेगा हमारी लैंडिंग प्रैक्टिसेस विद रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स को। बट इसमें भी कुछ हम लोग लिमिटेशंस देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहला हमारा लिमिटेशन है दैट इज़ लिमिटेड बोरोवर अवेयरनेस ऑफ रीसेट मैकेनिज्म, यानी कि हमारे पास जो बोरोवर्स हैं उनके पास अवेयरनेस ही नहीं है रिगार्डिंग दिस रीसेट मैकेनिज्म के बारे में। फिर पॉसिबल ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ फॉर द लैंडर्स इन रिवाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो बार बार आपके फ्लोटिंग रेट्स हो रहे हैं, फिर आप फिक्स्ड में जा रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं, तो यानी कि उसको बार बार रिवाइज करना कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो लैंडर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर रीफाइनेंसिंग बैरियर्स ड्यू टू द वेरिंग इंटरनल बेंचमार्क्स अक्रॉस द बैंक्स, तो आपकी जो रीफाइनेंसिंग आप जो कर रहे हो उसमें क्या बैंक्स के कई सारे इंटरनल बेंचमार्क्स होते हैं, तो उस वजह से क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर द रिस्क ऑफ हायर फिक्स्ड रेट इफ बोरोवर स्विच ड्यूरिंग अ हाई इंटरेस्ट साइकिल, तो यानी कि आपका जो हायर फिक्स्ड रेट है, अगर बोरोवर स्विच करता है हायर इंटरेस्ट साइकिल के टाइम पे, तो वो ये एक रिस्क बना रहेगा।
वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें प्रमोट करना होगा स्टैंडर्डाइज्ड लोन एंड रीसेट डिस्क्लोजर फॉर्मेट्स को। हमें एनकरेज करना चाहिए डिजिटल डैशबोर्ड शोइंग द रियल टाइम EMIs एंड टेनवर चेंजेस। फिर हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द बोरोवर्स एंड डिस्प्यूट्स। यूपीएससी रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में किस टाइप का सवाल आ सकता है? RBI's रेगुलेशन ऑन इंटरेस्ट रेट रिजिम, डेफिनेशन ऑफ पर्सनल लोन्स। मेंस में टॉपिक जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर illustrate the RBI's role in ensuring transparency, monetary transmission and borrowers' right. Let's move to our next news article. तो RBI ने क्या करा है, आपके जो लोन डिफॉल्ट्स होते हैं उसके लिए एक पीनल चार्जेस की गाइडलाइंस सेट करी है। तो बेसिकली हुआ क्या है, द RBI हैज इशूड अ गाइडलाइंस डायरेक्टिंग द लेंडर्स टू लेवी द penal charges instead of penal interest on the borrowers for the loan defaults. The move seeks to ensure the fairness, transparency, uniformity in banking system. तो बेसिकली क्या था कि जब आप लोन डिफॉल्ट हो जाता था, जब आप लोन नहीं लौटा पाते थे, तो इन दैट केस बैंक क्या करता था, आप पे पीनल इंटरेस्ट लगाता था। तो RBI ने क्या कहा है कि आप पीनल इंटरेस्ट नहीं लगाओगे, आप उन पर पीनल चार्जेस लगाओगे। यानी कि आप चार्ज कर सकते हो क्योंकि उन्होंने लोन टाइम पे नहीं दिया, उसकी एक पेनल्टी आप लगा सकते हो, लेकिन आप पीनल इंटरेस्ट नहीं करोगे। तो इससे क्या होगा, ये आपके इंश्योर करेगा फेयरनेस को, ट्रांसपेरेंसी को और यूनिफॉर्मिटी हमारी बैंकिंग सिस्टम में। तो क्या की प्रोविजंस है आपके RBI की गाइडलाइंस के? तो इसने सबसे पहला जो आपके पीनल इंटरेस्ट है उसको रिप्लेस करा है, यानी कि जो पेनल्टीज लगती हैं ऑन बोरोवर्स डिफॉल्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज अ पेनल चार्जेस, नॉट एज अ एडिशनल इंटरेस्ट। नो कंपाउंडिंग अलाउड, यानी कि जो पीनल चार्जेस हैं इट कैन नॉट बी एडेड टू द प्रिंसिपल एंड कंपाउंडेड फर्दर। एप्लीकेबिलिटीज कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है टू द बैंक्स, NBFCs एंड अदर रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें जो ध्यान देना है, इसमें पेमेंट्स बैंक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी मैंडेट क्या है? तो जो लैंडर है दे मस्ट क्लियरली डिस्क्लोज द पीनल चार्जेस इन लोन एग्रीमेंट्स एंड की फैक्ट स्टेटमेंट्स। यानी कि जब आप लोन एग्रीमेंट आपका होता है तो उसमें आपको लैंडर को क्लियरली डिस्क्लोज करना होगा आपके पीनल चार्जेस के बारे में एंड देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप बताओगे आपके क्या क्या पीनल चार्जेस हैं अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हो। तो एडवांटेज क्या होगी इसकी? तो आपका ये प्रमोट करेगा फेयर लैंडिंग प्रैक्टिसेस को एंड प्रिवेंट करेगा अनश्यूरियस पीनल इंटरेस्ट को। फिर ये इंश्योर करेगा आपकी जो बोरोवर प्रोटेक्शन है और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को। ये अलाइन करेगा विद कंज्यूमर सेंट्रिक बैंकिंग रिफॉर्म्स को अंडर RBI's सुपरविजन। ये रिड्यूस करेगा आपके आर्बिट्री पेनल्टीज दैट प्रीवियसली इन्फ्लेटेड द बोरोवर्स लाइबिलिटीज। यानी कि आप जो बैंक देखते थे कि पीनल इंटरेस्ट लगा देते जिससे क्या होता है बोरोवर्स की लाइबिलिटी बढ़ जाती थी, तो उस चीज़ को ये आर्बिट्री पेनल्टीज को भी रिड्यूस करेगा। बट इसकी भी कुछ हमें लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी। तो क्या क्या हमारी इसमें लिमिटेशंस हैं? जैसे इम्प्लीमेंटेशन बर्डन रहेगा ऑन द लैंडर्स फॉर रीडिज़ाइन द सिस्टम एंड रिवाइज द कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करना होगा तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन बर्डन आ सकता है। फिर पॉसिबल इंटरप्रिटेशन इश्यूज इन डिस्टिंग्विशिंग द पीनल चार्जेस फ्रॉम द अदर फीस। तो अब पीनल चार्ज और अदर फीस को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, उसके इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ सकते हैं हमारे पास। फिर बोरोवर अवेयरनेस रिमेन लो ऑन लोन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। तो जो आपके बोरोवर्स हैं उसमें अवेयरनेस बहुत कम है ऑन द लोन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, यानी कि जो जब वो लोन लेते हैं तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होते हैं उसको वो इस तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या फिर थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है हमारा? RBI में इशू द स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट्स फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ पीनल चार्जेस। तो RBI को आपके एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स इशू करने चाहिए। फिर आपका पीरियोडिक ऑडिट होना चाहिए टू चेक द कंप्लायंस। फिर हमें एनहेंस करनी है हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स ऑन बोरोवर्स राइट्स एंड लोन टर्म्स। यूपीएससी रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में किस तरीके से आपके आएंगे? RBI की रेगुलेशन ऑन द लोन डिफॉल्ट पेनल्टीज, की फैक्ट्स स्टेटमेंट्स, NBFC कंप्लायंस नॉर्म्स, इस पर सवाल बनाए जा सकते हैं। मेंस में क्या इसके रिलेवेंस है? तो टॉपिक जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दूसरा, डेमोन्स्ट्रेट द RBI's एफर्ट टूवर्ड द ट्रांसपेरेंट लैंडिंग प्रैक्टिसेस एंड रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट गवर्नेंस।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। तो ये है हमारी स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द एसेट वैल्यूएशन इन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। तो इसमें क्या हुआ है, आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं इन्होंने प्लान करा है कि आपके जो गवर्निंग एसेट्स वैल्यूअर्स हैं उसके जो रेगुलेशंस हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको टाइट करेंगे। तो यानी कि बेसिकली देखो, जो आपके इंसॉल्वेंसी वाला जो मैकेनिज्म है उसमें आपके एसेट्स हैं, एसेट्स के क्या हमें वैल्यूएशन निकालनी है, भाई कितनी वैल्यू हो गई उस एसेट की। तो उसी का आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बनाया जा रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ने उसको टाइट कर दिया है। तो बस यही चीज़ है। तो जो आपकी एसेट वैल्यूएशन इन्वॉल्व्स इन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड टू एंश्योर एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिसिटी इन द वैल्यूएशन रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मान लीजिए एक मशीन है और कंपनी की, और अब आपको क्या हुआ है, उस कंपनी ने लोन नहीं दे पाए। तो अब उस मशीन की कीमत क्या है, उस एसेट की वैल्यूएशन क्या है। कोई कहेगा नहीं यार ये मशीन तो 100 रुपये की है, कोई कहेगा नहीं भाई अब तो इसकी मार्केट में 50 रुपये ही रह गई है, कोई कहेगा 10 रुपये ही रह गई, कोई कहेगा नहीं इसकी 200 रुपये है। तो वो जो एसेट्स की वैल्यूएशन है वो सही होनी चाहिए, उसके लिए फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। बस यही आपकी न्यूज़ है। एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, तो अंडर IBBI रेगुलेशन ओनली द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स कैन एसेस द एसेट्स इन द इंसॉल्वेंसी केसेस। तो जो आपके रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स थे सिर्फ वही आपकी एसेट्स की जो वैल्यू है उसको एसेस कर सकते थे। बट सिंस February 1, 2019 अपॉइंटिंग द अनरजिस्टर्ड वैल्यूअर्स इज इलीगल एंड पेमेंट्स मेड टू देम आर नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन कॉस्ट। अगर कोई अनरजिस्टर्ड वैल्यूअर्स आपका एसेट्स की वैल्यूएशन करता है और आप कहते हो कि भाई इसने वैल्यूएशन कर दी, हमने इसको पेमेंट कर दिया, तो उसको इलीगल समझा जाएगा और उसको रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं समझा जाएगा। सर्टेन इंडिविजुअल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एक्टिंग एज अ वैल्यूअर्स टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द वैल्यूएशन एक्सरसाइज। तो कुछ इंडिविजुअल्स को प्रोहिबिट किया गया है एज अ वैल्यूअर बनने से। सिग्निफिकेंस क्या है जो फ्रेमवर्क को हम टाइट कर रहे हैं, तो ये आपकी ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेंथन करेगा इन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में। ये रिड्यूस करेगा चांसेस ऑफ अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन दैट कैन डिस्ट्रॉट द रेजोल्यूशन आउटकम। तो जैसे हमने कहा था कि भाई मशीन की कीमत है, कोई कहेगा उसकी कम वैल्यू लगाएगा, कोई उसके ज़्यादा लगाएगा, तो उससे क्या होगा, आपके जो रेजोल्यूशन आउटकम है वो डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। तो उस चांसेस को ये कम करने में हेल्प करेगा। फिर ये इंश्योर करेगा फास्टर एंड फेयर डेप्ट रिकवरी, इंप्रूविंग द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ये सपोर्ट करेगा बैंक बैलेंस शीट रिपेयर बाय एंश्योरिंग द रियलिस्टिक वैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। यानी कि आपकी जो स्ट्रेस्ड एसेट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, रियलिस्टिक वैल्यू क्या है, तो उस वजह से आपकी जो बैंक की बैलेंस शीट है वो रिपेयर करने में ये सपोर्ट करेगा। बट इसमें भी हमारे कुछ चैलेंजेस आएंगे। तो जैसे हमारे पास चैलेंजेस हैं, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स इसकी हमारी कमी है। पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन वैल्यूअर्स एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो ये जो आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं और वैल्यूअर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। इनकन्सिस्टेंसी इन वैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज अक्रॉस द एसेट क्लासेस। तो हमारी जो डिफरेंट एसेट्स क्लासेस है उसका जो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो डिफरेंट है। तो इस वजह से भी एक हमें चैलेंज देखने को मिल रहा है। अगला, डीलेज इन रेजोल्यूशन ड्यू टू द डिस्प्यूट्स ओवर वैल्यूएशन एक्यूरेसी। तो आपके जो डीलेज, आपकी जो डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं वैल्यूएशन एक्यूरेसी पे लेके, तो उसके रेजोल्यूशन में काफ़ी हमारे डिलेज हमें देखने को मिलते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए एक यूनिफॉर्म वैल्यूएशन स्टैंडर्ड अक्रॉस द सेक्टर्स। हर सेक्टर में एक यूनिफॉर्म वैल्यूएशन स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे हम लोग एनहेंस करेंगे ट्रेनिंग एंड एक्रेडिशन ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। तो जो आपके रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हैं उनकी ट्रेनिंग और एक्रेडिशन का हम लोग काम करेंगे। हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे ऑडिट मैकेनिज्म को फॉर द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट और प्रमोट करेंगे यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड AI टूल्स टू एंश्योर डेटा ड्रिवन एंड ट्रांसपेरेंट वैल्यूएशन। यूपीएससी रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपके आएंगे प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, रोल ऑफ IBBI, कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। मेंस में अगर हम बात करें तो टॉपिक आपका बनेगा इश्यूज रिलेटेड टू द बैंकिंग, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। इसमें किस टाइप का आपका सवाल पूछा जा सकता है, illustrate the institutional strengthening under IBC for improving the resolution efficiency and financial stability. So that's all from our side for the loan related current affairs. अब इसमें आगे जो भी आपकी न्यूज़ आएंगी उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।